आइए शुरू करते हैं आज की क्लास सीडीपी प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर। क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिए। आज के क्लास का पहला प्रश्न, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। दूसरा ऑप्शन, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। चौथा ऑप्शन, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में पहला ऑप्शन सही है कि यदि शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। दूसरा प्रश्न, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? पहला ऑप्शन, मेरा विद्यालय। दूसरा ऑप्शन, मेरा परिवार। तीसरा ऑप्शन, मेरा प्रिय मित्र। चौथा ऑप्शन, मेरा पड़ोस। तो इसका पहला ऑप्शन गलत होगा। मेरा परिवार ये तो विद्यालय के द्वितीय कारक में आता है इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, मेरा परिवार। अगर बच्चा जब शुरुआती तौर पे सीख रहा है तो अपने परिवार से सीख के ही विद्यालय में जाता है इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को पहला ऑप्शन, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। दूसरा ऑप्शन, समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। चौथा ऑप्शन, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो प्रश्न में हमसे कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को यह करना चाहिए कि विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा। चौथा प्रश्न, एक बच्चा जो खाली स्थान से ग्रस्त है वह सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। पहला ऑप्शन, डिसलेक्सिया। दूसरा ऑप्शन, शब्द जबलिंग विकार। तीसरा ऑप्शन, डिसलेक्समिया। चौथा ऑप्शन, डिस्मोर्फिया। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चा सा और वाज और अनक्लियर और न्यूक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? पहला ऑप्शन, समस्या मौलिक होती है। दूसरा ऑप्शन, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। तीसरा ऑप्शन, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है। चौथा ऑप्शन, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। प्रश्न में हमसे कह रहा है कि समस्या समाधान का उपागम का विशेष चिन्ह है तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। छठवां प्रश्न, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। प्रश्न में कह रहा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं।
दूसरा ऑप्शन स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। तीसरा ऑप्शन अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते हैं। चौथा ऑप्शन अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है कि शिक्षकों से स्वतंत्र, ये तो ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है स्वभाव में अंतर्मुखी होते, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते, ये भी ऑप्शन गलत है। इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। सातवां प्रश्न, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि चिंतन के सूचना प्रक्रमण में सिद्धांत के कौन चरण आते हैं। पहला दिया है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, दूसरा दिया है प्रतिक्रिया चयन, तीसरा दिया है शहरीकरण, चौथा दिया है पूर्व प्रक्रमण। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। चिंतन के सूचना प्रक्रमण का पहला चरण होता है पूर्व प्रक्रमण, दूसरा चरण होता है श्रेणीकरण, तीसरा चरण होता है प्रतिक्रिया का चयन और चौथा चरण होता है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। 8वां प्रश्न, सीखने संबंधित निर्योग्यताएं सामान्यतया। पहला ऑप्शन औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं। चौथा उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इसी प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका दिया है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, भी ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं, भी ऑप्शन गलत है। इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। प्रश्न में दिया हमसे पूछा है कि सीखने संबंधित निर्योग्यता मतलब विकार ये वंशानुक्रम होता है, अगर माता पिता में है तो बच्चों में वो लक्षण जरूर आते हैं। 9वां प्रश्न, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह पहला ऑप्शन इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। तीसरा ऑप्शन मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। चौथा ऑप्शन राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डराना चाहिए। प्रश्न में हमसे पूछा कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से वह प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं को रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देती है। मोनिका प्रश्न पूछती है राधिका से, उसको लगता है कि राधिका गणित के प्रश्नों को उत्तर नहीं दे सकती, मोहन दे सकता है, इसलिए वह मोहन से पूछती है जिससे वह लिंग भूमिकाओं को बढ़ावा दे रही है। 10वां प्रश्न, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है। पहला ऑप्शन विद्यार्थियों की क्षमताएं, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन विद्यार्थियों की आवश्यकताएं,
तीसरा दिया है विद्यार्थियों की त्रुटियां, ये तो गलत है। चौथा दिया है विद्यार्थियों की अधिगम शैली, ये भी गलत है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। 11वां प्रश्न, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? पहला ऑप्शन, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तीसरा ऑप्शन, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धता को प्रभावित नहीं करता। चौथा, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धताओं को कोई प्रभावित नहीं करता। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? पहला ऑप्शन, दौड़ना तो स्थूल कौशल का उदाहरण है। और दूसरा दिया लिखना। तीसरा दिया चढ़ना, यह भी स्थूल कौशल है। चौथा दिया फुदकना, यह भी स्थूल कौशल है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। लिखना सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। 13वां प्रश्न, वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है? पहला ऑप्शन, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक कम होता है। और चौथा दिया सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ होता है कि वाइगोस्की सहयोगात्मक समस्या समाधान पे बल देते हैं, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, सहयोगात्मक समस्या समाधान। 14वां प्रश्न, किशोर खाली स्थान का अनुभव कर सकते हैं? पहला ऑप्शन, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। दूसरा ऑप्शन, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। तीसरा ऑप्शन, आत्मसिद्धि के भाव। चौथा ऑप्शन, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। जब किशोरावस्था में बच्चा पहुंचा है तो वो दुश्चिंता का अनुभव करता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा। 15वां प्रश्न, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः खाली स्थान होता है। डिस्थीमिया। दूसरा दिया है डिस्कैल्कुलिया, ये तो गलत है। डिस्कैल्कुलिया गणितीय संबंधित है। तीसरा ऑप्शन दिया डिसलेक्सिया, ये तो पठन संबंधित है। चौथा दिया डिस्ग्राफिया, तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में बच्चा शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होता है। 16वां प्रश्न, आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन, पहला ऑप्शन, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। दूसरा ऑप्शन, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तीसरा ऑप्शन, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। चौथा ऑप्शन, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है।
तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। आंशिक आंशिक पुनर्वरण सतत पुनर्वरण की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। 17वां प्रश्न, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? पहला ऑप्शन अनुशासित स्वभाव, ये तो ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि। तीसरा ऑप्शन परीक्षण करने की प्रवृत्ति, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन स्मृति। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अंततः विषयी अनुदेशन का सर्व उत्कृष्ट लाभ यह है कि पहला ऑप्शन पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। दूसरा ऑप्शन विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूति होने की कम संभावना। चौथा ऑप्शन दिया है विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। 19वां प्रश्न, वे शिक्षार्थी जो समृद्धि ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। पहला ऑप्शन निष्पादन उपागम अभिविन्यास। दूसरा ऑप्शन निष्पादन परिहार विन्यास। चौथा ऑप्शन कार्य परिहार विन्यास। चौथा ऑप्शन नैपुणता अभिविन्यास। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। 20वां प्रश्न, शिक्षक खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। पहला ऑप्शन सृजनात्मकता चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। दूसरा ऑप्शन जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने की। तीसरा ऑप्शन मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने। चौथा ऑप्शन मुक्त खेल के लिए समय देने। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न में हमसे पूछा है कि शिक्षक खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित में से सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने चाहिए, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। 21वां प्रश्न, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई खाली स्थान है। पहला ऑप्शन रूपीम। दूसरा ऑप्शन स्वनिम। तीसरा ऑप्शन संकेत प्रयोग विज्ञान। चौथा ऑप्शन वाक्य। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है रूपीम, ये भी गलत है। हमसे प्रश्न में पूछा है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम को कहते हैं, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। 22वां प्रश्न और हमारे क्लास का अंतिम प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। पहला ऑप्शन विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। दूसरा संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। तीसरा ऑप्शन बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। चौथा विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रश्न में हमसे बहुबुद्धि सिद्धांत का निहितार्थ पूछा है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। बहुबुद्धि सिद्धांत प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। तो आज का क्लास कैसा लगा, सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।